ऑफ क्लास 6 साइंस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लेक्चर 6 तक हमने कंप्लीट किया था। सो टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर आर हाउ टू ग्रुप एनिमल्स, देन हम एक्टिविटीज़ देखेंगे टॉपिक से रिलेटेड, और एडेप्टेशंस तक हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो हमारा टॉपिक है हाउ टू ग्रुप एनिमल्स, यानी कि एनिमल की ग्रुपिंग हम कैसे करें, यानी कि एनिमल को क्लासीफाई कैसे करें अलग अलग बेसिस पे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए, किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग करने के लिए हमें बेस होना ज़रूरी है, मतलब कि किस आधार में हम उसको क्लासीफाई करेंगे वो हमारा डिसाइडेड होना ज़रूरी है। ओके, सो जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जैसे कि प्लांट्स एक दूसरे से डिफरेंट थे, और प्लांट्स को हमने किन किन बेसिस में डिफ्रेंशिएट किया था? शॉर्ट हाइट, टॉल हाइट, शॉर्ट स्टेम, टॉल स्टेम, लीव्स के वेनिएशन के बेसिस में, है ना, सीड्स के बेसिस में, डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन जो थे, और भी बहुत सारे टाइप्स हमने देखे थे जिससे कि हमने प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट किया था। तो बेसिकली प्लांट को डिफ्रेंशिएट करके हमें पता क्या लगा था कि अगर हम एग्जांपल ले लें कि अगर मोनोकोटिलेडन कोई प्लांट है या फिर मोनोकोटिलेडन किसी प्लांट का सीड है, तो उसमें सिर्फ एक ही कोटिलेडन प्रेजेंट होगा सीड में। वहीं अगर डाइकोटिलेडन की बात करें तो डाइकोटिलेडनस सीड में कोटिलेडन्स कितने होते हैं? डाई मतलब कि 2। ठीक है, तो ऐसे ही हम एनिमल को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे अलग अलग बेसिस में। नाउ अब तुमने देखा होगा कि जो एनिमल तुम्हारे आसपास होते हैं तो वही दिखने में कितने ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। लाइक बर्ड भी एक एनिमल है और काऊ भी एक एनिमल है, तो बर्ड और काऊ दिखने में आपस में कितने ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट करना प्लांट्स के कंपैरिजन में हमें इजी लगेगा, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि देखने में ही हमें डिफरेंट दिखाई देते हैं। ठीक है, हाउ कैन यू ग्रुप सच अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स? सो एनिमल्स की तो बहुत ज़्यादा वेराइटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट है, तो हम उनकी ग्रुपिंग कैसे करें? What features can you think to group them? अब एनिमल की ग्रुपिंग करने के लिए हम उनकी क्या क्या फीचर्स देख सकते हैं। ठीक है, सो इन एक्टिविटी 2.3 यू हैव ऑलरेडी सेट सम बेसिस फॉर ग्रुपिंग एनिमल्स। सो एक्टिविटी 2.3 हमने करी थी, उसमें हमने कुछ बेसिस सेट किए थे, यानी कि किस आधार पे हमने एनिमल की ग्रुपिंग करी थी। तो वो आधार क्या थे? ईटिंग हैबिट्स और प्लेस दे लिव, यानी कि एक एनिमल है वो कहाँ पे रहता है, उस बेसिस में हमने उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया था, यानी कि उसकी ग्रुपिंग कर दी थी। लाइक अगर कोई एनिमल जंगल में रह रहा है, फॉरेस्ट में रह रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? जंगली जानवर है। ठीक है, अगर कोई एनिमल हमारे घरों के आसपास रह रहा है या फिर हम उसको पाल रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये पालतू जानवर है, डोमेस्टिक एनिमल है। ठीक है, और उनका ईटिंग हैबिट्स, लाइक जो काऊ थी वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ग्रास खाती थी, यानी कि वो हर्बीवोरस थी ना। उसी वक्त अगर हम शेर को देखें तो शेर कैसा था? जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज खाता था, यानी कि शेर कैसा है? ओमनीवोरस है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे लाइक डॉग, कैट, जो कि प्लांट से रिलेटेड चीज़ें भी खा लेते हैं और एनिमल से रिलेटेड चीज़ें भी खा लेते हैं, है ना। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे कार्निवोर्स, यानी कि जो दोनों टाइप का खाना खाते हैं। ठीक है, वेज और नॉन वेज। सो एक्टिविटी 2.9 में हम आते हैं, जिससे कि हमें क्लैरिटी होगी इस वाले टॉपिक की कि एनिमल्स की ग्रुपिंग कैसे करें। तो एक्टिविटी हमें करने को दी गई है क्योंकि साइंस की बुक हमें ये चाहती है कि हम खुद से चीज़ों को सीखें, खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करें। अब जब तक हम कुछ चीज़ खुद से नहीं करेंगे ना, तो वो हमारे दिमाग में बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तो हम आते हैं एक्टिविटी 2.9 में। सो लेट अस फाइंड आउट। You have recorded the movement of few animals in table 2.2। तो 2.2 टेबल हमने पहले किया था, जिसमें कि हमने एनिमल्स के मूवमेंट रिकॉर्ड किए थे। तो एक बार हम देख लेते हैं टेबल 2.2। ये देखो, ये टेबल 2.2। तो इसमें टेबल का नाम क्या था? ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल अराउंड अस। तो हमने अपने आसपास के एनिमल्स को, डिफरेंट एनिमल्स को ऑब्जर्व किया था। तो सबसे पहले एनिमल था क्रो। ठीक है, तो क्रो रहता कहाँ है? ट्री में। प्लेस वेयर दे लिव लिखा है यहाँ पे। फूड दे ईट, इंसेक्ट खाता है क्रो। द वे दे मूव अराउंड, यानी कि फ्लाई करता है और वॉक करता है। एनी अदर रीज़न या फिर ऑब्जर्वेशन जो कि आपने क्रो के बारे में स्पेशली देखी हो या फिर कुछ अलग देखा हो, तो वो क्या देखा था हमने कि क्रो इज़ कैरिंग अ ट्विग ऑन इट्स बीक, मतलब कि एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उसने अपनी बीक में पकड़ा हुआ था। ठीक है, अगर हम आंट को देखें यानी कि चींटी, तो चींटी रहती का है नेस्ट इन द सॉइल एंड बरोज। तो सॉइल के अंदर वो अपना नेस्ट बना के रहती है या फिर सॉइल के अंदर गड्ढा वगैरह करके वहीं रहती है। ठीक है, सो खाती है चींटी, तो लीव्स खाती है, सीड्स खाती है, इंसेक्ट खाती है। तो अब देखो, चींटी लीव्स भी खा रही है और इंसेक्ट भी खा रही है, यानी कि वेज भी खा रही है और नॉन वेज भी खा रही है। तो चींटी मूव कैसे करती है? आंट कैसे मूव करती है? तो आंट को अगर कभी भी आपने उठा के देखा होगा या फिर पास से देखा होगा, तो आंट के ना 6 लेग्स होते हैं और 3 के पेयर में होते हैं, यानी कि एक इधर ऐसे करके 6 लेग्स होते हैं और 3 के पेयर में होता है। 1 2 3 पेयर्स, अंडरस्टूड। तो जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास 2 लेग हैं और पेयर में है, यानी कि 1 पेयर ऑफ लेग है हमारे पास। ठीक है, कुछ भी चीज़ पेयर में होती है तो मतलब कि वो 2 है नंबर में। 1 पेयर इक्वल्स टू 2 इन नंबर, समझे? तो
और यूनिक फीचर हमें चींटी का क्या लगा कि चींटी का साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन स्टिल उसके पास 6 लेग्स हैं। सो आई एम सॉरी टू से 6 पेयर, उसके पास 6 लेग्स हैं। और पेयर कितने हो जाएंगे? 3 पेयर्स। ठीक है, ऐसे ही आप काऊ का देख लेना और कैट का देख लेना, या फिर अपने आसपास कोई एनिमल्स होंगे उनका भी आप देख सकते हो, है ना। तो अभी हमने टेबल 2.2 हमने गो थ्रू किया था। यू मे हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो चल पाते हैं, लोकोमोट कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाते हैं। ठीक है, अब एक यहाँ पे मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस का क्या मतलब हुआ ना, कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लोकोमोशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने को हम बोलते हैं लोकोमोशन। ठीक है, तो एनिमल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है लोकोमोशन की, यानी कि एनिमल एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। बट वहीं अगर प्लांट है तो प्लांट के पास लोकोमोशन की प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह तक अपने आप से नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? तो तुमने कभी देखा है जब हवा चलती है तो प्लांट की पत्तियाँ, टहनियाँ सब मूव करती हैं, है ना, हिलती हैं, और उससे फिर आवाज़ भी आती है। तो एक जगह खड़े होके मूव करना अपने बॉडी पार्ट्स को, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है? मूवमेंट। और एनिमल क्या करता है? लोकोमोशन एज वेल एज मूवमेंट। लाइक हम एक जगह खड़े होकर एक्सरसाइज करें तो हम अपनी बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं, अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो हम लोकोमोट कर रहे हैं। ठीक है, होप सो आप लोग को क्लियर हो गया। लेट अस नाउ थिंक अबाउट अ टाइप ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर कितने टाइप ऑफ मूवमेंट होते हैं हम उनको देखेंगे। तुमने कभी देखा है कि काऊ अपने 2 पैरों में वॉक कर रही है? नहीं, क्योंकि काऊ के पास 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो 4 पैरों में काऊ वॉक करती है, काऊ रन भी करती है ना। और अगर आप फ्रॉग को देखो तो फ्रॉग को कभी वॉक करते हुए देखा है? नहीं, फ्रॉग तो उछलता है, कूदता है ना, तो फ्रॉग कभी वॉक ही नहीं करता। तो काऊ का मूवमेंट, काऊ का लोकोमोट करने का तरीका और फ्रॉग का लोकोमोट करने का तरीका, यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने का तरीका, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, सो कैन यू ऐड मोर एनिमल्स that you may have observed and created a poster on the variety of animals. Now, sorry, हमने ये वाला skip कर दिया। Let us now think about the type of movements in animal. ठीक है, a number of animals are shown in figure 2.7. 2.7 में बहुत सारे animals हमने देखे हैं। तो ये है फिगर 2.7, जिसमें कि एक काऊ है, बटरफ्लाई है, आंट है, और ये शायद से अर्थवॉर्म है, स्नेक है, टर्टल है, फ्रॉग है, फिश है, और ऐसे ही आप बहुत सारे एनिमल्स को यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो, या फिर बहुत सारे एनिमल्स की फ़ोटो एक कोलैब बना के पेस्ट कर सकते हो। आप अपना भी एक अलग से कोलैब बना सकते हो, यानी कि कोलाज तो बनाना आता होगा ना, लाइक बहुत सारी फ़ोटो को, छोटी छोटी फ़ोटो को कटिंग्स लगा के हम एक पेपर में स्टिक कर देते हैं। तो आप अपनी भी क्रिएटिविटी दिखा के बहुत सारे एनिमल्स की फ़ोटो इकट्ठी करके लगा सकते हो और उनको फिर ऑब्जर्व करना है। ठीक है, सो you can add more animals that you may have observed and create a poster on, ठीक है, on the variety of animals। तो हम ऐसी पोस्टर बना सकते हैं, उसमें हम अलग अलग टाइप के एनिमल्स पेस्ट करते हैं और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, विच बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड बाय द एनिमल्स इन द पोस्टर यू क्रिएटेड एंड दोज इन फिगर 2.7 फॉर द मूवमेंट। ठीक है, तो ये हमसे बोल रहा है कि अब जो तुमने पोस्टर बनाया है या फिर जो फिगर 2.7 है, इसमें एनिमल्स, अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो किस बॉडी पार्ट का यूज़ कर रहे हैं मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो अब देखो ये अर्थवर्म है, अर्थवर्म के तो लेग है ही नहीं, वो फिर भी मूव कर रहा है, तो किस बॉडी पार्ट की वजह से मूव कर रहा है वो हम देखेंगे। अंडरस्टूड? सो लिस्ट द एनिमल इन टेबल 2.5। सो 2.5 टेबल में हम उन सब की लिस्ट बनाएंगे। नोट द वे इन विच दीज एनिमल्स मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट। तो हमने सारी चीज़ें नोट करनी है कि एनिमल कैसे मूव कर रहा है और कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ कर रहा है मूव करने के लिए। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में, और इसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। सम एग्जाम्पल आर गिवन इन टेबल 2.5। 2.5 हम टेबल देखेंगे। सो दिस इज टेबल 2.5, मूवमेंट्स इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व। सो मूवमेंट इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं, कौन कौन सी वो लोकोमोशन शो करते हैं, कैसे शो करते हैं लोकोमोशन, और कौन सा बॉडी पार्ट उनका यूज़ हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में। सो एनिमल्स ऑफ द नेम ऑफ द एनिमल्स। सबसे पहले हमने देखा आंट। तो आंट का टाइप ऑफ मूवमेंट, आंट वॉक करती है। ठीक है, और बॉडी पार्ट कौन सा यूज़ करती है? लेग्स। आंट के पास 6 लेग्स होते हैं, अभी हमने देखा था। नाउ वी कैन सी गोट। तो गोट क्या करता है? वॉक करता है और जंप करता है। किसकी हेल्प से? लेग की हेल्प से। पिजन वॉक करती है और फ्लाई करती है। अब देखो यहाँ पे नई चीज़ आएगी कि फ्लाई। ठीक है, अब पिजन जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पिजन को जाना है तो वॉक करके भी जा सकती है और फ्लाई करके भी जा सकती है ना। तो अगर वो वॉक कर रही है तो वो लेग्स यूज़ करेगी, अगर वो फ्लाई कर रही है तो विंग्स यूज़ करेगी। सेम गोज़ फॉर हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मतलब जो मक्खी होती है हमारे घरों में,
अगर आप साफ़ सफाई रखेंगे तो मक्खी नहीं आएगी, बट बाहर तो ऑब्वियसली होती है, ठीक है। सो वॉक करती है और फ्लाई करती है, तो वॉक करती है तो लेग यूज़ होते हैं और फ्लाई करती है तो विंग्स यूज़ होते हैं। सेम गोज़ फॉर फिश। अब देखो, अभी तक हमने कौन कौन से मूवमेंट देखे, वॉक एंड फ्लाई एंड जंप, ठीक है। तो 3 मूवमेंट तो हमने यहीं देख लिए। सो नेक्स्ट हमारे पास जो मूवमेंट आता है वो है फिश का। तो फिश क्या करती है, स्विम करती है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में, यानी कि फिश को लोकोमोट करने के लिए स्विमिंग की ज़रूरत है, यानी कि फिश चल नहीं पाती है, जंप नहीं कर पाती है, फ्लाई भी नहीं कर पाती है, तो फिश करेगी स्विम, ठीक है। तो स्विम किसकी मदद से करेगी, फिन्स की मदद से, ठीक है। अब स्नेक देखो, स्नेक्स के पास तो लेग ही नहीं होते हैं, ना विंग्स होते हैं और ना फिन्स होते हैं, तो स्नेक क्या करेगा, स्नेक करता है स्लिथर या फिर क्राउल। तो स्नेक का जो मूवमेंट होता है ऐसा ऐसा कुछ होता है, रेंगता है वो, उसको हम स्लिथर बोलते हैं, और या फिर क्राउल बोलते हैं, यानी कि क्राउल करना यानी कि रेंगना, ठीक है। सो अब स्नेक का कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ होगा, ठीक है। स्नेक के पास ना लेग्स हैं, ना विंग्स हैं, ना फिन्स हैं, तो उसकी होल बॉडी यूज़ होती है मूवमेंट में, पूरी बॉडी की वजह से तो स्नेक मूव करता है ना, मसल्स की वजह से। सो नाउ देखो फ्रॉग, तो फ्रॉग लीप करता है, हॉप करता है, स्विम करता है, ठीक है। ये 3 मूवमेंट हो गए फ्रॉग के। हॉप मतलब कि कूदना, लीप मतलब कि लंबी जंप करना, और स्विम मतलब कि पानी में जैसे स्विम करना। सो किसकी मदद से ये करता है फ्रॉग मूवमेंट, हाइंड लेग की वजह से, ठीक है। अब हाइंड लेग कौन से होते हैं, यानी कि बैक लेग्स। हाइंड लेग्स कौन से होते हैं, बैक लेग्स, ठीक है। तो फ्रॉग के जो बैक वाले लेग्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइंड लेग्स या फिर हाइंड लिम्ब्स, ठीक है। और अगर ह्यूमन को हम देखें तो ह्यूमन वॉक करता है, रन करता है, जंप करता है, ह्यूमन को स्विमिंग भी आती है, ठीक है। तो किसकी मदद से हो रहा है, लेग्स की मदद से ये सारा काम हो रहा है। तो अब आपको समझ आया होगा कि कितने टाइप के हमारे पास वॉक्स हैं और कैसे कैसे एनिमल्स वॉक कर रहे हैं, कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करके वॉक कर रहे हैं, ठीक है। नाउ what conclusions can you draw from the data given in table 2.5? तो जो अभी हमने टेबल किया है उसका कंक्लूजन क्या है, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। हमने देखा कि डिफरेंट एनिमल्स थे और उनके मूवमेंट भी डिफरेंट थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का जो तरीका है वो भी सब एनिमल्स का अलग अलग था, कुछ का सेम भी था, ठीक है। तो एनिमल्स कैन क्या क्या कर सकते हैं, फ्लाई, रन, क्राउल, वॉक, हॉप, जंप एंड सो ऑन। और भी एक्टिविटीज़ है जो एनिमल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। नाउ दे यूज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक जो एनिमल है वो अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट पार्ट्स का यूज़ कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने के लिए, यानी कि लोकोमोट करने के लिए, ठीक है। हेयर वी हैव आइडेंटिफाइड animals based on the type of movement and the body part used for movement, यानी कि हमने किस बेसिस में एनिमल को ग्रुप कर दिया कि टाइप ऑफ मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट था, किस टाइप का मूवमेंट था और कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ हुआ मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट। अब हम एनिमल्स को बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट कैसे ग्रुप करें, ठीक है। Additionally, many animals differ from each other in shape, size, structure, color and other features. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे से ना बहुत अलग होते हैं, यानी कि शेप में अलग होंगे, साइज़ में अलग होंगे, स्ट्रक्चर में अलग होंगे, कलर में अलग होंगे और फीचर्स में भी अलग होंगे। अगर हम कलर का एग्जाम्पल लेंगे तो आपने डॉग देखा होगा, तो डॉग कितने वैरायटी ऑफ कलर्स का होता है डॉग। कैट देखी होगी, कैट भी बहुत वैरायटी ऑफ कलर्स की होती है ना। काऊ देखी होगी, काऊ में भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। Some of these features can also be used to group animals in various ways. तो इनमें से भी हम किसी फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं एनिमल की ग्रुपिंग के लिए। प्लांट्स ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी, ठीक है। जैसे कि हमने प्लांट्स को ग्रुप किया था वैसे ही एनिमल को भी ग्रुपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम बहुत सारे एनिमल्स को पढ़ सकें, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स को पढ़ सकें ईजिली, हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब एक साइंटिस्ट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन साइंटिस्ट का नाम था जानकी अम्मल, ठीक है। सो जानकी अम्मल वॉज अ साइंटिस्ट, ठीक है। 1897 में ये बॉर्न हुई थी, 1984 में इनकी डेथ हुई थी। वॉज एन इंडियन बॉटनिस्ट डेडिकेटेड टू इन्वायरमेंटल वर्क एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज़ रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी। तो इन्होंने क्या किया था कि
ये एक तो पहली बात तो ये बॉटनिस्ट थी, यानी कि प्लांट से और इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ती थी, उनके बारे में स्टडी करती थी, उनको डॉक्यूमेंट करती थी, ठीक है। शी प्लेड अ की रोल इन सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, तो इन्होंने एक मूवमेंट को लीड किया था, यानी कि एक मूवमेंट की लीडर थी जिस मूवमेंट का नाम था सेव साइलेंट वैली, ठीक है। तो एक साइलेंट वैली नाम की एक जगह है, वैली है, पहाड़ी है, जिसको कि इन्होंने बोलता है कि उसको सेव किया जाए, ठीक है। नाउ शी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो इन्होंने बहुत सारे इनिशिएट किए थे प्रोग्राम्स किस चीज़ को लेकर, प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की प्लांट की जो डाइवर्सिटी है उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए, यानी कि उनके बारे में स्टडी करने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट किए थे, ठीक है। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल साइलेंट वैली। जो जानकी अम्मल जी थी, तो उनकी जो सक्सेस स्टोरी थी वो क्या थी, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। तो केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम पालक्कड़ है, तो वहाँ पे क्या हो रहा था ना कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी। तो जानकी अम्मल जी ने क्या सोचा कि अगर वहाँ पे डैम बन गया तो फॉरेस्ट की इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ पे इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स हैं जो कि सारी की सारी पानी में सबमर्ज हो जाएंगी, यानी कि पानी में डूब के सब कुछ ख़त्म हो जाएंगी और हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, यानी कि मर जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स की डेथ होगी, बहुत सारे प्लांट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे उसके बाद, जो कि वहाँ पे ही केवल एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। तो अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि रिच बायोडाइवर्सिटी जिस फॉरेस्ट की है, तो उस फॉरेस्ट को पूरा का पूरा डैम बना देना और उसको सबमर्ज कर देना, तो ये बहुत गलत बात थी, ठीक है। हमारी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी उसके बाद ख़त्म हो रही थी। तो जानकी अम्मल जी ने एक स्टेप फॉरवर्ड गई और सबसे बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने कोशिश करी कि मतलब ये पूरी जो लड़ाई थी ना वो पूरे 10 साल तक चलती रही कि फॉरेस्ट में डैम बनाने नहीं देंगे, ठीक है। तो उनकी हेल्प ना, अब देखो कोई भी इंसान है वो बस ये चाहता है कि जो हमारा नेचर है वो प्रोटेक्टेड रहे, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो प्रोटेक्टेड रहे, है ना। तो अब उनकी बात को एग्री करते हुए जो वहाँ के लोकल लोग थे, तो उन्होंने भी उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, ठीक है। उन्होंने भी बोला कि नहीं, यहाँ पे कोई डैम वगैरह नहीं बनेगा क्योंकि हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत प्यारी है, हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। तो ये सारी बात हुई थी। सो एक बार हम इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। दिस इज़ द रियल स्टोरी ऑफ अ फॉरेस्ट इन अ पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ केरला, ठीक है। इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। द नाउ फेमस साइलेंट वैली वॉज सेव्ड बाय द रिमार्केबल मूवमेंट लेड बाय, अब उन्होंने किसने हेल्प करी थी, कॉमन पीपल्स हु वर नॉट इवन रेसिडेंसिंग इन द विसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब कि ऐसे लोग जो कि फॉरेस्ट के आसपास भी नहीं थे, उन्होंने भी ये हेल्प करी कि मतलब वहाँ पे डैम ना बनने दिया जाए। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंती पुंजा रिवर परसिस्टेड फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। तो कब तक ये बैटल चलती रही, 10 ईयर्स तक। और कौन सी रिवर में ये डैम बन रहा था, कुंती पुंजा रिवर, ठीक है। एट दैट टाइम पीपल यूज्ड ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स, यानी कि जो बाकी के लोग थे उन्होंने भी अपनी पूरी मेहनत लगाई लोगों को अवेयर करने में, आर्टिकल छापे, लेटर टू एडिटर्स लिखे, मतलब एडिटर्स जितने भी उनको लेटर्स लिखे और अवेयरनेस फैलाई सब लोगों के बीच में कि अगर यहाँ डैम बन जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा इन्वायरमेंट को और नेचर को, ठीक है। न्यूज़पेपर के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, पिटिशंस बहुत सारी हुई, अपील्स हुई कोर्ट में, ठीक है। और तब जाके हम इस मूवमेंट में सक्सेसफुल हुए थे जिसका नाम था सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, ठीक है। अब आपको समझ आया होगा। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग, सो जैसे कि बहुत सारी अलग अलग सराउंडिंग्स हैं इंडिया में ही, ठीक है। तो उसमें भी अलग अलग वेराइटी ऑफ प्लांट्स मिलते हैं और अलग अलग वेराइटी ऑफ एनिमल्स मिलते हैं। यानी कि अगर हम बर्फीले इलाकों में चल जाएँ तो वहाँ के एनिमल्स और प्लांट अलग होंगे, अगर हम कोई ग्रासलैंड में चल जाएँ तो वहाँ के एनिमल्स और प्लांट अलग होंगे, अगर हम किसी फॉरेस्ट में चल जाएँ तो वहाँ के एनिमल्स और प्लांट अलग होंगे, ठीक है। सो ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं सराउंडिंग्स के बेसिस में, ठीक है। यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग, ठीक है। जैसे कि जो फिश थी वो वाटर की सराउंडिंग में रह रही थी, काव लैंड की यानी कि टेरेस्ट्रियल सराउंडिंग में रह रही थी, और कुछ कुछ बर्ड्स थी जो कि एरियल सराउंडिंग में थी, यानी कि फ्लाई एरियल, ठीक है, यानी कि वो फ्लाई कर रही होती थी। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.5, हमने ऑलरेडी देख लिया था। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग, तो जिस हिसाब से एनिमल मूव कर रहे थे तो क्या वो उनकी सराउंडिंग पर डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली येस डिपेंड करता है भाई। अगर फिश है तो फिश कैसे मूव कर रही थी, स्विम करके, तो क्या फ़िश का स्विम करना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके आसपास पानी है या फिर नहीं है। भाई जब पानी होगा तभी तो फिश स्विम कर पाएगी, अगर पानी नहीं होगा तो पानी के बिना तो फिश मर जाएगी, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली बात है कि डिपेंड करेगा एनिमल्स की सराउंडिंग कि उनका मूवमेंट कैसा है, ठीक है। लेट अस कंसीडर फिश एंड अ गोट फॉर एग्जाम्पल। अब इन्होंने बोला कि एक बार तुम फिश के बारे में सोचो और गोट के बारे में सोचो, ठीक है। फिश लिव इन वाटर, हम सबको पता है। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन वाटर।
फिश की जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन होती है और फिश के पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब कि ऐसी बॉडी जो कि दोनों एंड से कोनिकल होती है। और फिश का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का होता है। और जो फिश के ये वाले फिन्स होते हैं ये तो लगभग वेटलेस ही होते हैं। तो अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर को देखें तो फिश देखो यहाँ से भी कोनिकल है और यहाँ से भी कोनिकल है, ठीक है। तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड। तो फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइंड क्यों होती है, ताकि उसको स्विम करने में ईजी रहे, ठीक है। नाउ गोट लिव इन ग्रास एरियाज, ठीक है। जो गोट होती है, बकरी होती है, वो ग्रासी एरियाज में रहती है। एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स। तो गोट कैसे मूव करती है, लेग्स की हेल्प से मूव करती है। द साइज एंड शेप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। तो एनिमल्स के जो साइज़ हैं और जो शेप्स हैं वो भी एक दूसरे से डिफर करते हैं। नाउ अ फिश स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स, ठीक है। तो ये फिश है, ये इसके फिन्स हो गए, इसकी हेल्प से ये वाटर में स्विम करती है। ये गोट है, ये गोट के लेग्स हो गए, इसकी वजह से वो ग्रासलैंड्स में मूव करती है। अ गोट वॉक ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ लेग्स, ठीक है। सो बॉडी पार्ट यूज बाय द एनिमल्स फॉर मूवमेंट। नाउ एक्टिविटी 2.10 हम देखते हैं। लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। सो लुक एट टेबल 2.6। दिस वॉज टेबल 2.6 जिसमें कि हमने पढ़ा था कि एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। पढ़ा नहीं था, अब पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब तुमने यही टेबल ब्लैक बोर्ड में क्रिएट कर देना है, ठीक है। लिस्ट द नेम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यू और योर क्लासमेट हैव ऑब्जर्व्ड इन द रीजन्स गिवन इन द टेबल आर ऑलरेडी नोन अबाउट, ठीक है। सो इसमें ये कह रहा है कि अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करो कि तुमने नए नए टाइप के प्लांट और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स कौन कौन से देखे हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें अभी की बात बताती हूँ। मैं अभी जब कॉलेज से आ रही थी तो मुझे एक नया टाइप का प्लांट दिखा, तो मैंने वो प्लांट की पिक क्लिक करी और उसको गूगल में डाला कि ये कौन सा प्लांट है। मैंने पूछा गूगल से, तो वो एक नया टाइप का प्लांट था। तो उस प्लांट का नाम था जरुल, ठीक है। हिंदी में उसको जरुल बोलते हैं, बट इंग्लिश का उसका नेम आ नहीं रहा था। तो उसका कुछ साइंटिफिक नेम आया था, ठीक है, जो मुझे अभी याद नहीं है, बट उसका नेम, कॉमन नेम जो था वो जरुल था, ठीक है। और उसमें लेवेंडर कलर के फ्लावर्स थे। तो मैंने मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि ये कौन सा प्लांट है यार नया, तो फिर मैंने उसके बारे में देख लिया गूगल में और बहुत सारी चीज़ें देखी थी। सो बैक टू द स्टडीज़ नाउ। अपने टॉपिक में भी ध्यान दो। लिस्ट द नेम ऑफ द एनिमल्स इन द प्लांट्स, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल, इतना, ठीक है। तो दिस इज अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। देखो अब डिफरेंट सराउंडिंग्स कौन कौन सी हो सकती है। डेजर्ट हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, ओशन हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है और कोई और, ठीक है। कैमल कहाँ पे मिलता है, डेजर्ट में। माउंटेन्स में क्या मिलेगा, देवदार का ट्री। ओशन में क्या मिलेंगे, फिशेस। फॉरेस्ट में क्या मिलेंगे, लायन। तो ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए हैं जिसको हम 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। तो डेजर्ट में देखो क्या क्या चीज़ें मिलती है नॉर्मली। द एनिमल्स इन प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। सो डिफरेंट सराउंडिंग क्या क्या हो सकती है, डेजर्ट, माउंटेन, ओशन, फॉरेस्ट और कोई रीजन, ठीक है। जैसे कि स्केर्ड ग्रूव्स हो गए, ठीक है। स्केर्ड ग्रूव्स भी वैसे तो फॉरेस्ट में होते हैं। सो अगर हम डेजर्ट की देखें तो डेजर्ट में कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले है कैमल, कैक्टस, कैंगरू रैट, स्कॉर्पियंस, रेटल स्नेक और लिजर्ड, ठीक है। तो इनकी सबकी फ़ोटो देख लेना आप गूगल करके, इतना तो कर ही सकते हो। सो माउंटेन में कौन कौन से एनिमल्स एंड प्लांट्स पाए जाते हैं, देवदार ट्री, स्नो लेपर्ड, याक, स्पाइन और रियोडेंड्रॉन्स यानी कि बुरांस का फूल वाले पेड़, ठीक है। बुरांस के जो पेड़ होते हैं वो। ओशंस में क्या क्या पाए जाते हैं, फिशेस, डॉल्फिन्स, जेलीफिश, क्रैब्स, केल्प्स यानी कि बहुत बड़ी एक एल्गी होती है उसको हम केल्प बोलते हैं। सी ग्रासेस पाई जाती है, एल्गी पाई जाती है, ऑक्टोपस पाए जाते हैं और टर्टल, ठीक है, टर्टल पाया जाता है। नाउ फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, लायन, फॉक्स, वुल्फ, एलिफेंट, स्नेक, ओक। बुशेस पाए जाते हैं, इंसेक्ट पाए जाते हैं और टॉर्टॉइज, ठीक है। अब देखो जो पानी में रहता है वो है टर्टल, ठीक है। जो फॉरेस्ट में रहता है वो है टॉर्टॉइज यानी कि जो लैंड में रहता है वो टॉर्टॉइज रहता है, ठीक है। अब तुम इसको कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रख लेना कि लैंड में रहने वाली चीज़ें जो होती है ना वो आवाज़ करती हैं। तो टॉर्टॉइज मतलब कि वॉइस, VOI, टॉर्टॉइस और वॉइस बोलने में एक जैसा लग रहा है ना, टॉर्टॉइस और वॉइस। तो ये याद रख लेना कि लैंड वाली चीज़ें आवाज़ करती हैं तो वो टॉर्टॉइस है, ठीक है। टर्टल ओशन में रहता है। नाउ व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन्स, यानी मतलब कि अलग अलग रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के रिगार्डिंग तुम्हारे क्या व्यूज़ हैं। यानी कि डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स माउंटेन में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स से अलग होंगे, ठीक है। हर जगह के प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से अलग होंगे। Now, you might observe from table 2.6 that plants and animals found in one kind of region are different from those found in another kind of region. यानी कि एक जगह में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट होंगे दूसरी जगह में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स से।
During a discussion in classroom, Alex recalled that he observed cactus plants with thick and fleshy stems in desert of Rajasthan. तो कोई बच्चा है एलेक्स, उसने डिस्कस किया जो भी आपके दिमाग में चीज़ें होती है ना, वो अगर आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो और बहुत अच्छे टीचर्स के पास पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे टीचर्स आपको मिले हैं, तो वो ऑब्वियसली आपसे पूछेंगे कि लाइक आपका क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, ठीक है. सो एलेक्स एक बच्चा है जिसने बताया कि राजस्थान में पाए जाने वाले जो कैक्टस है ना और कैक्टस प्लांट्स हैं, उनकी जो स्टेम है वो थिक है और फ्लैशी है, ठीक है. नाउ एक लड़की है माया, उसने शेयर किया दैट शी सॉ देवदार ट्री, ठीक है. ये देवदार का ट्री है और ये सिलेक्टेंट कैक्टस है, ठीक है. नाउ ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम थिक और फ्लैशी होती है उनको हम सिलेक्टेंट प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है. सो देवदार का ट्री ये है जो कि हिमालयाज़ में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है. दीज ट्री आर कोनिकल इन शेप, ये देखो इन ट्री का शेप कोनिकल है. एंड हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस, जो इनकी ब्रांचेस दिख रही है ना, ये कैसी है, फ्लेक्सिबल है और स्लोपिंग है, यानी कि अगर इसमें कोई भी सामान यहाँ पे आएगा तो ये स्लोप बना देगी नीचे को, ठीक है. सो नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है. सो कैक्टस का और देवदार का प्लांट जो है वो डिफरेंट रीजन में पाया जाता है और एक दूसरे से अलग है, ठीक है. वाई इज़ इट सो, तो ऐसा क्यों है. वाई डज़ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर रीजन, तो एक जगह की बायोडाइवर्सिटी यानी कि एक जगह में मिलने वाले प्लांट्स और एनिमल्स दूसरी जगह में मिलने वाले प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि दूसरी जगह की बायोडाइवर्सिटी से अलग कैसे है और क्यों है, ठीक है. लेट अस फाइंड आउट. देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट, तो डेजर्ट में क्या है ना, पानी बहुत कम अवेलेबल है. अ हॉट डेजर्ट इज़ टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग डे, सो जो हॉट डेजर्ट होता है वो डे के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्म होता है और नाइट के टाइम में वही डेजर्ट बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है. देयरफॉर यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज एरियाज दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ द हॉट कंडीशन ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड कंडीशन एट नाइट. सो देयरफॉर यू विल फाइंड plants and animals in these areas that can tolerate and survive both hot and cold conditions during the day and cold condition during the night. यानी कि डेजर्ट में पाए जाने हॉट डेजर्ट में पाए जाने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स होंगे वो तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि वो दिन की गर्मी को भी झेल पा रहे होंगे और रात की ठंडी को भी झेल पा रहे होंगे, ठीक है. मतलब वो दिन की गर्मी में रहने में भी कैपेबल हैं और रात की सर्दी में रहने में भी कैपेबल हैं. नाउ द फ्लैशी स्टेम ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट कैन स्टोर वाटर. अब देखो जो फ्लैशी स्टेम है ना, ये देखो स्टेम कैसी है, मोटी है, फ्लैशी है, थिक है, ठीक है. तो ये वाटर को स्टोर करने का काम करती है. नाउ एंड हेल्प देम टॉलरेट हॉट कंडीशन इन दीज प्लेसेस, तो अगर बहुत ज़्यादा धूप है तो वो फ्लैशी स्टेम ये टॉलरेट कर पाती हैं, ठीक है. लुक एट द इमेजेस ऑफ अ कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान. सो ये इमेज है कैमल्स की, ये फिगर 2.1 है आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ. अ कैमल लिविंग इन अ हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान, अ कैमल लिविंग इन अ कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है. तो ये कोल्ड डेजर्ट की फ़ोटो है और ये हॉट डेजर्ट की फ़ोटो है. तो सबसे पहला डिफरेंस क्या दिख रहा होगा तुम्हें, इसकी हाइट थोड़ा छोटी है और हॉट डेजर्ट वाले की हाइट थोड़ा लंबी है. जो कोल्ड डेजर्ट में कैमल है उसके फेदर्स हैं, बाल बहुत सारे हैं, और जो कोल्ड डेजर्ट में है उसके 2 हम्प्स हैं. एंड जो हॉट डेजर्ट में है उसका 1 हम्प है और हाइट इसकी लंबी है और इसके बॉडी में जो हेयर्स हैं वो भी कम है, ठीक है. नाउ तो चलो आगे बढ़ते हैं. लुक एट द इमेजेस ऑफ द कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ द राजस्थान एंड द कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट फ्रॉम द लद्दाख. व्हाट आर द डिफरेंसेस यू ऑब्जर्व बिटवीन देम, तो दोनों के बीच में तुमने क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया हमने देखिए अभी. व्हाट एडवांटेजेस डू दीज डिफरेंसेस प्रोवाइड टू दीज, तुम्हें क्या लग रहा कि ये बस ऐसे ही है कि हॉट डेजर्ट वाला जो कैमल है वो उसके जो फीचर्स हैं और जो कोल्ड डेजर्ट वाले जो कैमल है उसके जो फीचर्स हैं वो एक दूसरे से अलग है. तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है कि वो अलग क्यों है. द कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैज़ लॉन्ग लेग्स, हॉट डेजर्ट वाले के लॉन्ग लेग्स हैं, विद वाइड हूव्स, ठीक है. लॉन्ग लेग्स हैं विद वाइड हूव्स, यानी कि ये जो हूव्स होते हैं ना, खोट होते हैं जो पैर में, तो वो चौड़े हैं, ठीक है. वाइड मतलब चौड़ा. तो अब देखो अगर ये चौड़ा होगा तो क्या ये रेत में अंदर को धंसेगा, मतलब कि ये रेत में पेनिट्रेट करेंगे इसके पैर, नहीं करेंगे, ठीक है. एलेक्स शेयर दैट हिज ग्रैंड मदर टोल्ड हिम दैट द लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हूव्स हेल्प कैमल टू वॉक इन द सैंडी डेजर्ट विदाउट सिंकिंग इनटू द सैंड, ठीक है. तो सैंड में वो इजीली वॉक कर पाए इसलिए उसके ब्रॉड हूव्स हैं और लॉन्ग लेग्स हैं. ऑन द अदर हैंड द हाइट एंड लेग्स ऑफ अ कैमल ऑफ अ कोल्ड डेजर्ट आर कंपेरेटिवली शॉर्टर, ठीक है. यानी कि जो कोल्ड डेजर्ट का जो कैमल है उसकी हाइट थोड़ी छोटी है और लेग्स भी उसके छोटे हैं.
Now, those found in hot desert. These short legs allow them to walk easily in the mountain region. अब कोल्ड डेजर्ट में पाए जाने वाले कैमल जो है उसकी शॉर्ट हाइट है, तो शॉर्ट हाइट का उसको क्या एडवांटेज मिल रहा कि वो माउंटेन वाले रीजन में ईजिली चल पाता है. इन डेजर्ट फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजिली. तो डेजर्ट वाले एरिया में भी और बर्फीले इलाकों में भी फूड ईजिली अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि जो बर्फीले इलाके हैं वहाँ पे बहुत सारे मौसम्स ऐसे हैं जो कि बर्फ़ में ही ढके जाते हैं. मतलब बहुत सारे महीने ऐसे चले जाते हैं जिनमें कि बर्फ़ ही रहती है, मतलब बर्फ़ मेल्ट नहीं होती. और डेजर्ट में बहुत सारे महीने ऐसे जाते हैं कि जब गर्मी ही होती है सिर्फ. और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो ऐसे एरिया में जो प्लांट्स होंगे वो भी कम सर्वाइव कर पाएंगे, है ना. जो वहाँ के हैबिटेट के प्लांट्स हैं बस वही सर्वाइव कर पाएंगे. इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो प्लांट्स और एनिमल्स हॉट डेजर्ट में रहते हैं वो हॉट डेजर्ट के क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, और जो एनिमल्स कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं वो कोल्ड डेजर्ट के क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. ठीक है. नाउ कैमल्स स्टोर फूड इन देयर हम्स. तो ये जो हम्स हैं इसमें कैमल अपना फूड स्टोर करते हैं. Camel found in the hot desert have one hump each that help them to survive during the scarcity of food. यानी कि जब फूड की किल्लत होती है तब जो हम्प में स्टोर्ड फूड है वही कैमल के सर्वाइवल के लिए काम आता है. Camels found in the cold desert have 2 humps each. सो 2 हम्स ये हमें दिख रहे हैं साफ साफ. ठीक है. दीज 2 हम्स श्रिंक इन लेट विंटर्स बिकॉज देयर इज़ नॉट टू मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट एंड दे हैव टू यूज़ फूड स्टोर्ड इन द हम्स ड्यूरिंग द टाइम. तो अब लेट विंटर्स जो होती है ना, यानी कि जब विंटर्स को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो ये जो हम्स है ना ये छोटे होने लगते हैं, यानी कि श्रिंक होने लगते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें जो स्टोर्ड फूड है वो कैमल को ज़िंदा रखने के लिए काम आता है. ठीक है. कैमल अपने हम्प में स्टोर्ड फूड की वजह से ही सर्वाइव कर पाता है. नाउ मोर दे ग्रो लॉन्ग हेयर्स फ्रॉम हेड टू नेक ताकि वो ठंड से बचे रहें, विच हेल्प देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख. वॉट आर द फीचर्स कैन हेल्प कैमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट. On the other hand, other student also started sharing the observation. एक कोई कशी थी लड़की, उसने क्या बताया फ्रॉम राजस्थान, वो राजस्थान से थी, तो उसने क्या बोला कि कैमल्स एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन. तो कैमल जो यूरिन एक्सक्रीट करता है, यानी कि कैमल जो टॉयलेट करता है वो बहुत कम होती है, मतलब स्मॉल अमाउंट में रहती है. क्यों रहती है? ताकि उसकी बॉडी से एक्सेस वाटर लॉस ना हो, है ना, क्योंकि वहाँ पे तो फूड और वाटर की दोनों की स्कार्सिटी है डेजर्ट में. देयर डंग इज़ ड्राई, मतलब कि जो उनका डंग है, वेस्ट मटेरियल जो है वो ड्राई है. ठीक है, यानी कि सूखा है. एंड दे डू नॉट स्वेट, मतलब ये और उनको पसीना नहीं आएगा. एज कैमल डू नॉट लूज़ मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़, ताकि कैमल जो है अपनी बॉडी से कम पानी लूज़ करे. दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. तो यही कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से जो कैमल है हॉट डेजर्ट में और कोल्ड डेजर्ट में, तो वो बहुत दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं बिना खाने और पानी के. तो हमने क्या बोला था, जो देवदार का ट्री है उसकी एक तो कोनिकल शेप है और ब्रांचेस कैसी हैं, फ्लेक्सिबल हैं और स्लोपिंग है. ठीक है. अब आपने देखा होगा कि इन ब्रांचेस में ना बर्फ़ पड़ी है तो ये नीचे को स्लोप हो गई ना. ये देखो नीचे को ढल रही हैं, ये स्लोपिंग ब्रांचेस बन रही हैं, मतलब कि स्लोप आ रहा है इनमें, ढलान आ रही है. ठीक है. तो ढलान क्यों आ रही है? ताकि यहाँ पे अगर बर्फ़ एक्यूमुलेट हो और प्लांट को डैमेज ना करे, इस वजह से ये बर्फ़ जैसी प्लांट नीचे को झुकता है तो ये नीचे गिर जाती है. ठीक है. तो इतना अच्छा प्यारा अडेप्टेशंस और हैबिटेट्स हैं. सो द माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल. जो बहुत कोल्ड माउंटेन्स होते हैं, कोल्ड रीजन वाले माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पे बर्फ़ पड़ना नॉर्मल बात होती है और हमेशा पड़ती रहती है. इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशंस, तो ऐसे कंडीशंस में भी प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, तो उनके सर्वाइवल के लिए कुछ हैबिट्स होती हैं जो कि वो अपने ऊपर अडेप्ट कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं. सो सम ऑफ द ट्रीज हैविंग द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ ईजिली. ठीक है. तो देवदार के ट्री के पास क्या एबिलिटी है कि वो जो स्नो है वो स्लाइड ऑफ कर देता है ईजिली, क्योंकि उसकी जो ब्रांचेज हैं वो फ्लेक्सिबल है. सो कोनिकल इन शेप, पहली बात तो उसका शेप कोनिकल है ताकि कम से कम इसमें बर्फ़ पड़ सके और कम से कम बर्फ़ इसमें एक्यूमुलेट हो सके. सो इनेबल देम टू डू सो ईजिली. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड नाउ that biodiversity varies from region to region because of diverse condition. So the biodiversity जो है हमारी, biodiversity का मतलब हमने क्या बोला था कि diversity of plants and diversity of animals in different region. तो इतनी diverse है कि जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उस रीजन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं. ठीक है. सो माया एक लड़की है, उसने भी अपनी कोई स्टोरी सुनाई. अब उसकी स्टोरी हम सुन लेते हैं. माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स. ठीक है. ब्राइट फ्लावर्स हमें दिख रहे हैं ऑफ रोडोडेंड्रॉन, यानी कि बुरांस का पेड़. ठीक है. इन द
शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी। सो नीलगिरी एक वैली है जिसमें शोला फॉरेस्ट है, तो वहाँ के जो रोडोडेंड्रॉन है वो कैसे हैं? हेयर रोडोडेंड्रॉन आर शॉर्टर इन हाइट, इनकी कम हाइट है, एंड हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू हैवी विंड एंड माउंटेन टॉप्स। तो वैली है, माउंटेन है, तो माउंटेन के टॉप्स में ना रोडोडेंड्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि बुरांस के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो बुरांस के पेड़ अगर माउंटेन्स की टॉप में पाए जाएंगे तो यहाँ पे तो बहुत तेज हवा चलेगी। ठीक है, तो हवा चलेगी तो, लेकिन पेड़ को तो ज़िंदा रहना है, अपने आप को बचाना है, तो ये भी अपने अंदर कुछ मॉडिफाई करेगा, कुछ अडेप्ट करेगा फीचर्स, ताकि वो माउंटेन के टॉप में ज़िंदा रह सके। तो रोडोडेंड्रॉन का जो ट्री है वो नीलगिरी के फॉरेस्ट में क्या क्या फीचर्स अपने अंदर लाएगा। ठीक है, हाउएवर पीमा, तो क्या क्या फीचर्स उन्होंने लाए थे रोडोडेंड्रॉन के ट्री ने, कि जो उसकी हाइट है, सबसे पहले बात वो शॉर्ट हो गई थी, है ना। तो अब कैसे हो गई थी शॉर्ट? इसको होने में, इसको बोलते हैं हम कि प्लांट ने अपने आप को अडेप्ट किया कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो इसे अडेप्टेशन को आने में बहुत साल लगते हैं। ठीक है, सो एक तो हाइट शॉर्ट है प्लांट की, ऊपर से जो उसके लीव्स है स्मॉल है। ठीक है, अब स्मॉल लीव्स होगी तो अगर यहाँ से हवा आएगी तो वो क्रॉस करती जाएगी, है ना। सो ताकि वो ऊपर टॉप में ईजिली सर्वाइव कर पाए बिना पेड़ गिरे। स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू द विंड ऑन द माउंटेन टॉप्स। हाउएवर पीमा, एक और लड़की है हु इज़ फ्रॉम सिक्किम, मेंशन दैट शी हैज़ ऑब्जर्व्ड रोडोडेंड्रॉन इन द नियर बाय माउंटेन्स टू बी टॉलर, यानी कि सिक्किम में जो रोडोडेंड्रॉन है, यानी कि सिक्किम के जो बुरांस के पेड़ हैं वो थोड़े से लंबे हैं। इवन जो हमारे उत्तराखंड में बुरांस के पेड़ मिलते हैं वो भी थोड़े शॉर्ट हाइटेड रहते हैं। नाउ सो इवन प्लांट्स सच एज रोडोडेंड्रॉन में एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन। सो कोई प्लांट है, अब हमने क्या पढ़ा था कि एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं रीजन के हिसाब से, तो प्लांट्स भी अपने आप को अडेप्ट करते हैं रीजन के हिसाब से। यानी कि जैसे कि जो नीलगिरी में पाए जाने वाला रोडोडेंड्रॉन है उसकी शॉर्ट हाइट थी, लेकिन जो सिक्किम में पाए जाने वाला रोडोडेंड्रॉन है उसकी हाइट जो है वो टॉल है। ठीक है, ताकि वो अपनी अपनी कंपेटेबल प्लेस में सर्वाइव कर पाएँ। नाउ even plants such as rhododendron may exhibit different features in different regions to survive the condition of those regions. ठीक है, Sagar tells his classmate that he went to Andaman and Nicobar Island with his partner for a special event. So विद हिज पेरेंट्स फॉर स्पेशल इवेंट। सो सागर कोई बच्चा था वो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड गया अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि उनके पेरेंट्स का कोई इवेंट होगा वहाँ पे। ही सॉ ह्यूज वेल्स एंड कलरफुल फिशेज इन द ओशंस, तो बहुत सारे उसने वेल्स देखी और फिशेज देखी कलरफुल डिफरेंट टाइप्स की ओशंस में। क्या वेल्स और ओशन ही, वेल्स और फिशेज ही देखी? ये देखो ऑक्टोपस भी है यहाँ पे, टर्टल्स भी हैं, है ना। नाउ दिस His father explains that the streamlined body of the fishes help them to swim in water, यानी कि जो कोनिकल बॉडी होती है फिशेज़ की, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड, वो बॉडी का स्ट्रक्चर पानी में स्विम करने में हेल्प करता है फिशेज़ को। ठीक है, द शेप ऑफ द देवदार ट्री एंड द हाइट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन एंड आर अडेप्टेशन दैट इनेबल देम टू सर्वाइव इन द माउंटेन रीजन। ठीक है, सो शेप ऑफ द देवदार ट्री कैसा था? कोनिकल। एंड द हाइट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन कैसी थी? एक तो शॉर्ट हाइट था, एक था लॉन्ग हाइट। शॉर्ट हाइट वाला कहाँ पे था? नीलगिरी फॉरेस्ट में, और लॉन्ग हाइट वाला सिक्किम में। सो ऐसे फीचर्स अडेप्ट किए गए हैं ट्रीज़ के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू, ताकि वो पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव कर पाएँ। ठीक है, द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज़ कॉल्ड देयर हैबिटेट। सो ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल नेचुरली पाए जाते हैं वो उनका हैबिटेट होता है, मतलब कि जो उनका नेचुरल घर होता है वो उनका हैबिटेट होता है। यानी कि जैसे जो रोडोडेंड्रॉन है उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो कहाँ पे है? या तो सिक्किम में, या तो फिर नीलगिरी के फॉरेस्ट में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, और हमारे उत्तराखंड में भी रोडोडेंड्रॉन यानी कि जो बुरांस का पेड़ है वो पाया जाता है। ठीक है, सो ये उनके नेचुरल हैबिटेट हो गए। फॉर एग्जांपल द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल, यानी कि जो सी में पाया जाने वाला टर्टल है इज़ इन द ओशन। ठीक है, क्योंकि जो सी में पाने जाने वाला टर्टल है ना वो सिर्फ और सिर्फ ओशन में ही रहेगा, यानी कि वाटर वाले एरिया में ही रहेगा। टॉर्टोइज किस में रहता है? टॉर्टोइज वॉइस कहाँ पे होती है? लैंड में। ठीक है, द हैबिटेट ऑफ कैमल इन द हॉट और कोल्ड डेजर्ट। नाउ जो कैमल था उसने भी अपने आप को चेंज किया था, अडेप्ट किया था डेजर्ट के हिसाब से, क्योंकि डेजर्ट में सुबह के मतलब दिन के टाइम में बहुत गर्मी होती है और रात के टाइम में बहुत ठंडी होती है, तो डेजर्ट में उसी तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाएंगे जो कि गर्मी और ठंडी को टॉलरेट कर पाएँ, तभी तो वहाँ पे वो सर्वाइव करेंगे ना।
एंड द हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रॉन इन द माउंटेन्स। तो रोडोडेंड्रॉन कहाँ पाया जा रहा है? अधिकतर माउंटेन्स में पाया जा रहा है। तो रोडोडेंड्रॉन का जो हैबिटेट है वो क्या है? माउंटेन। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोवाइड देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल। सो जो प्लांट्स और एनिमल का नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ प्लांट्स और एनिमल नेचुरली पाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो हैबिटेट है, उनकी सराउंडिंग है, वो उनको सारी एसेंशियल चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है उनको ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फूड उनको हैबिटेट में मिलता है, वाटर मिलता है, शेल्टर मिलता है, तभी तो वहाँ पे वो ज़िंदा है ना। लाइक जो रोडोडेंड्रॉन का ट्री है वो माउंटेन्स एरिया में ज़िंदा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो माउंटेन एरिया में ठंड होती है, तो जो रोडोडेंड्रॉन है, बुरांस का पेड़ है, वो माउंटेन्स में इसलिए पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे ठंड है, अप्रोप्रिएट उसको क्लाइमेट मिल रहा है, जितना उसको फूड चाहिए वो मिल रहा है, सनलाइट प्रॉपर मिल रही है, वाटर मिल रहा है, एयर मिल रही है और शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है बहुत सारे एनिमल्स को, जैसे कि बर्ड्स हो गई, है ना। मैनी टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। सो बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि एक ही हैबिटेट में मिल सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं जो कि एक ही हैबिटेट में मिल सकते हैं। लाइक माउंटेन रीजन में बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रीज़ होंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स होंगे, बट हैबिटेट तो एक ही है, माउंटेन। ठीक है, सो हैबिटेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। सो हैबिटेट के हिसाब से ही वहाँ की बायोडाइवर्सिटी डिसाइड होगी, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिसाइड होंगे। फॉरेस्ट फॉर टाइगर्स, टाइगर का जो हैबिटेट है वो क्या है? फॉरेस्ट। फिशेस का जो हैबिटेट है वो है ओशन। समझ पा रहे हो बात? टाइप्स ऑफ हैबिटेट, कितने कितने टाइप्स ऑफ कॉमन हैबिटेट्स हैं? सो कॉमनली हैबिटेट्स जो होते हैं लाइक फॉरेस्ट के एरिया में होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स, डेजर्ट एरिया में होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स, माउंटेन एरिया में होते हैं, ओशन एरिया में होते हैं। नाउ एडेप्टेशन इन हैबिटेट, एनिमल्स एंड प्लांट्स अडेप्ट टू देयर हैबिटेट, यानी कि एनिमल्स और जो प्लांट हैं वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होते हैं, तभी वो वहाँ ज़िंदा रहने के कैपेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैमल हैव अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट। अब डेजर्ट में तो बस कैमल ही पाया जाता है ना, कैमल ही वहाँ पे ज़िंदा रह पाता है। अगर हमने किसी नॉर्मल काऊ को डेजर्ट में ले जाया और उसको वहाँ पालने की कोशिश करी तो वो कैसे ज़िंदा रहेगी, कैसे सर्वाइव करेगी? सबसे पहली बात, काऊ खाती है ग्रीन ग्रासेस। डेजर्ट में ग्रीन ग्रासेस पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मिलती ही नहीं है ग्रीन ग्रासेस जब वहाँ पानी नहीं होता है। ठीक है, काऊ को चाहिए पानी ड्रिंक करने के लिए, वहाँ पे पानी की भी स्कार्सिटी है। तो कैमल ने अपनी बॉडी में कुछ फीचर्स ऐसे बनाए हैं, कैमल ने अपने आप को अडेप्ट किया है किसके अकॉर्डिंग? डेजर्ट के अकॉर्डिंग। तो डेजर्ट क्या हो गया? हैबिटेट। तो कैमल ने जो अपने ऊपर चेंजेस लाए हैं वो होगी अडेप्टेशंस। ठीक है, वाई हैबिटेट आर इम्पॉर्टेंट। सो अलग अलग टाइप के जो हैबिटेट हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? ठीक है, तो अगर हम हैबिटेट बोले ना तो उसका नेचुरल इन्वायरमेंट है एनिमल और प्लांट का। सो दे प्रोवाइड एवरीथिंग नीडेड फॉर सर्वाइवल ऑफ फूड, शेल्टर एंड राइट क्लाइमेट। ठीक है, यानी कि हैबिटेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पर्टिकुलर टाइप का प्लांट है, पर्टिकुलर टाइप का एनिमल है, जिस जगह में वो नेचुरली पाया जा रहा है, जो उसका घर है, वहाँ पे उसे सारी की सारी चीज़ें सर्वाइवल के लिए मिलेंगी। यानी कि वहाँ पे वो मर नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पे उसे अप्रोप्रिएट फूड मिलेगा, वहाँ पे उसे अप्रोप्रिएट शेल्टर मिलेगा और वहाँ पे उसे अप्रोप्रिएट क्लाइमेट मिलेगा। क्लाइमेट का मोर क्लाइमेट हम डिस्कस करते हैं या फिर डिस्क्राइब करते हैं प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए ना एक पर्टिकुलर टाइप का क्लाइमेट चाहिए होता है। यानी कि जैसे कि कोई प्लांट है वो माउंटेन एरिया में है तो वो बहुत रेयर चांसेस होंगे कि वो ग्रासलैंड में भी पाया जाएगा। समझे? ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन हैबिटेट। अब ह्यूमन क्या करता है हैबिटेट में? ठीक है, क्या ह्यूमन का इम्पैक्ट है हैबिटेट में? तो और हैबिटेट क्या हो गया? नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। सो ह्यूमन वैसे तो ना सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय ही करता है नेचर की। Humans sometimes destroy habitat, not sometimes, it's every time, which can harm the animals and plants living there. So जो animals and plants का अपना घर है, उनका natural environment है, उसको तो human destroy ही करता रहता है। So अब देखो habitat aquatic भी हो सकता है, terrestrial भी हो सकता है और amphibians, यानी कि ऐसे animals जो कि both aquatic और terrestrial दोनों होते हैं। So एक हम देखेंगे terrestrial, एक हम देखेंगे aquatic। तो एक्वेटिक हैबिटेट में कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं? द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल और प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं, पानी में रहते हैं, उनको हम बोलेंगे एक्वेटिक हैबिटेट। एंड देयर हैबिटेट इज कॉल्ड एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल डक, फिश, इंसेक्ट, फिशेज, वेल्स हो गई, शार्क, क्रैब, ऑक्टोपस हो गया,
एक्वेटिक एनिमल्स वेयर इज लोटस, यानी कि एक्वेटिक प्लांट, एंड ये हो गए सारे एक्वेटिक प्लांट्स। अब कुछ हम एक्वेटिक प्लांट, ये हो गए सारे एक्वेटिक एनिमल्स। अब कुछ हम एक्वेटिक प्लांट्स को देख लेते हैं। वाटर लिली हो गया, वाटर हाइकेंथ हो गया, आर एक्वेटिक प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट क्या होता है? द हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग इन लैंड, दैट इज द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, अब लैंड में कौन कौन से हैबिटेट्स आगे? डेजर्ट कैसा है? लैंड है। फॉरेस्ट लैंड है, ज़मीन है। ग्रासलैंड लैंड होता है, ज़मीन होती है। कोस्टल एरियाज़ मतलब कि जो समुद्र के पास वाले एरियाज़ होते हैं कैसे होते हैं? सैंडी लैंड होती है, टेरेस्ट्रियल होते हैं। माउंटेन हैबिटेट्स, माउंटेन में भी ज़मीन मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे हैबिटेट्स को हम क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे मिलेंगे हम उनको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ज़मीन में रहने वाले जीव जंतु। एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो कि एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, दोनों जगह पे सर्वाइव कर पाते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन बोथ एक्वेटिक वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, यानी कि लैंड हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड, सेलेमेंडर एंड क्रोकोडाइल्स। फ्रॉग मतलब फ्रॉग और टोड मेंढक हो गए, सेलेमेंडर छिपकली होगी, और क्रोकोडाइल्स ये दोनों जगह पाए जाते हैं। वी हैव लर्न दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन पर्टिकुलर रीजन, यानी कि ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हैं, अपने हैबिटेट में रह रहे हैं, हैव स्पेशल फीचर्स दैट मेक देम टू फिट टू सर्वाइव देयर। ठीक है, तो ये बात हमने बहुत अच्छे से समझ ली कि ऐसे प्लांट और एनिमल जो अपने पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रहे हैं उनके पास एक स्पेशल फीचर होगा जिसकी वजह से वो वहाँ सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एडेप्टेशन। तो वही स्पेशल फीचर, वही जादुई चीज़ जो उनको उस हैबिटेट में रहने में पॉसिबल कर रही है, मतलब सक्सेसफुल बना रही है वहाँ रहने में, उसी को हम क्या बोलेंगे? एडेप्टेशन। एग्जाम्पल देती हूँ, डेजर्ट का हैबिटेट है। डेजर्ट इज़ अ हैबिटेट जहाँ पे कैमल रहता है। तो कैमल ने अपनी बॉडी में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं जिसकी वजह से वो डेजर्ट वाले एरिया में रह रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि कैमल हैव बीन अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट एरिया। तो हैव बीन अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट एरिया का क्या मतलब हुआ कि कैमल ने अपने बॉडी में कुछ चेंजेस किए हैं जो कि उसको कैपेबल कर रहा है डेजर्ट में रहने में। क्या क्या चेंजेस थे? अगर हम हॉट डेजर्ट की बात करें तो कैमल ने अपने कमर में हम्प बना लिया था जिसमें कि फूड स्टोर्ड था। ठीक है, उसके लेग्स लंबे थे, उसके हूव्स ब्रॉड थे। ठीक है, और उसकी बॉडी में हेयर्स कम थे ताकि उसको गर्मी ना लगे। वो स्वेटिंग कम कर रहा था, उसका डंग जो था वो ड्राई था, वो यूरिनेट कम कर रहा था। ठीक है, ये सारे अडेप्टेशंस थी तो कैमल ने अपने ऊपर अडेप्ट करी थी डेजर्ट में रहने के लिए। ठीक है, सो इनकी भी एक स्टोरी है। ये है साइंटिस्ट सलीम अली, ट्रैवल अक्रॉस द इंडिया टू ऑब्जर्व डिफरेंट डाइवर्सिटी इन द बर्ड। सो ये साइंटिस्ट हैं जो कि इंडिया में ट्रैवल करते थे और ऑब्जर्व करते थे चीज़ों को। तो इन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी? बर्ड्स की डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व किया, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया। ही प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेड देयर ट्रैवल टूर एंड हैबिट्स। मतलब कि उन्होंने बहुत सारे बर्ड्स की लिस्ट बनाई, उनको डॉक्यूमेंट किया और उनकी हैबिटेट्स को देखा। जहाँ पे बर्ड्स जाती थी वहीं पे वो चले जाते थे और वहीं पे बर्ड्स को ऑब्जर्व करते थे। ही रिकॉर्डेड दैट, अब उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी? रिकॉर्डेड द रीजन्स विद द हाई बायोडाइवर्सिटी ऑफ द बर्ड्स एंड टुक मेजर टू कंजर्व दीज रीजन। तब उन्होंने क्या देखा कि जहाँ के रीजन में कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे बर्ड्स की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स वहाँ पे पाई जा रही है। तो उन्होंने क्या बोला कि इस वाले रीजन को हम कंजर्व करेंगे और प्रिजर्व करेंगे ताकि जो बर्ड्स हैं वो लंबे समय के लिए ज़िंदा रह पाए, है ना। तो कुछ कुछ सेंचुरीज़ या फिर बर्ड सेंचुरीज़ हो गई और कुछ कुछ चीज़ें या फिर कुछ कुछ जगहें जो उन्होंने प्रिजर्व करवाई थी, आइसोलेट करवाई थी, उनका नाम क्या है? कियोलादो नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान एंड रंगानाथन बर्ड सेंचुरी इन मांड्या कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ रीजन्स ही प्रिजर्व। इन्होंने इन रीजन को प्रिजर्व कर दिया था क्योंकि यहाँ पे जो बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी वो बहुत ज़्यादा थी और ये चाहते थे कि बर्ड्स की डाइवर्सिटी कभी ख़त्म ना हो, वो हमेशा ज़िंदा रहे अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में, यानी कि अपने हैबिटेट में। तो इन्होंने वो सारी चीज़ें प्रिजर्व कर ली, वो सारे एरिया को प्रिजर्व करवा दिया ताकि वहाँ पर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, वहाँ पर पॉल्यूशन ना हो, वहाँ पर कोई और एनिमल वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे और वो बर्ड्स जो हैं वो अपनी लाइफ अच्छे से पीसफुली जी पाएँ और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा पाएँ।
ठीक है, ताकि वो कभी एक्सटिंक्ट ना हो. ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स ऑन बर्ड्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स. तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी बर्ड्स के ऊपर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बर्ड्स के ऊपर. ही इज़ रेफर्ड टू एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, और इनको एक टाइटल मिला इनके नाम से रिलेटेड जो कि था बर्डमैन ऑफ इंडिया. ही वॉज अवॉर्डेड पद्मा विभूषणम इन 1976, और इनको सम्मानित भी किया गया, पद्मा विभूषणम अवार्ड इनको मिला. नाउ What are the different ways in which you can group plants and animals based on their habitats? तो हैबिटेट के बेसिस में, मतलब कि जहाँ वो नेचुरली प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं, जहाँ वो नेचुरली रहते हैं, उनके बेसिस में हम प्लांट एंड एनिमल को कैसे डिफ्रेंशिएट करें. ऑन वन वे इज़ टू ग्रुप देम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड एंड दोज दैट लिव ऑन वाटर. तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे एनिमल्स जो लैंड में रहते हैं और ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको हम अलग अलग कॉलम में लिख सकते हैं. द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेट टू बी लिविंग इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. ठीक है, जो लैंड में रहते हैं उनको हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स. सो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या क्या हैं. टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन में जो चीज़ें हैं, ज़मीन में जो हैबिटेट पाए जाते हैं, क्या क्या पाया जाता है ज़मीन में, फॉरेस्ट पाया जाता है, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स. तो ये सारे हैबिटेट्स कैसे हो गए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर. तो ऐसे प्लांट और एनिमल जो वाटर में रह रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट के ये ऑर्गेनिजम्स हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट आर पॉन्ड्स, लेक, रिवर, ओशंस. सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग कैन लिव इन बोथ एज वेल एज वाटर एज वेल एज लैंड. मतलब कि कुछ एनिमल्स हैं जो कि दोनों जगह पाए जाते हैं. दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस. तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट में भी, जो लैंड में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं, जो वाटर में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, एम्फीबियंस. What would happen if the habitat of plants or animals is damaged? Now क्या होगा अगर हमने प्लांट और एनिमल के नेचुरल हैबिटेट को डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. What would happen if a goat does not get green grass to eat? अब क्या होगा कि अगर कोई बकरी है उसको ग्रीन ग्रास खाने को ना मिले, मर जाएगी वो. कैन फिश सर्वाइव विदाउट वाटर? तो जो फिश है वो सर्वाइव कर सकती है विदाउट वाटर के, बिल्कुल भी नहीं. Check with your parents, grandparents and neighbors to know about the plants and birds, insects and any other animals they used to see frequently in their childhood but they do not see often now. मतलब कि ऐसे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं और इंसेक्ट हैं जो कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो अपने बचपन में देखा करते थे, बट वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो अब हमने कभी नहीं देखे हैं. ठीक है, सो एक्सटिंक्ट कैसे हुए, क्योंकि ह्यूमन का इंटरफेरेंस हो गया उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में. कोई प्लांट है जो कि ज़्यादा पॉल्यूशन टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और आजकल इतना पॉल्यूशन है कि जिसकी वजह से वो प्लांट मर चुका है और हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है. तो हम उसको कैसे देख पाएंगे, हम तो कभी उसको देख ही नहीं पाएंगे. तो इसीलिए जो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स और प्लांट्स को, उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, उनको प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स उनको देखें, वो खुद एग्जिस्ट करें, प्लांट्स और एनिमल भी अपने आप में एग्जिस्ट कर पाएँ, है ना. वी शुड नॉट डैमेज देयर हैबिटेट्स, और हम डैमेज ही कर रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से. नाउ these changes often happen when habitats are damaged. The damage to habitat of plants and animals result in, अगर हम डैमेज करेंगे तो क्या होगा, loss in their homes, food and other resources. So this will lead to loss in biodiversity. ठीक है. Now बायोडाइवर्सिटी लॉस का कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. द पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर, चीता एंड अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज़ डिक्लाइंड इन इंडिया. सो ये कुछ एनिमल्स हैं जिनकी पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा कम हो गई है ड्यू टू लॉस इन देयर नेचुरल हैबिटेट कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है कि इनके जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. अब उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए, कुछ सर्वाइव करने के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट वाली चीज़ें नहीं हैं. इनके पास खाने के लिए नेचुरल फूड नहीं है, नेचुरल इन्वायरमेंट में जो इनको फूड मिल रहा था वो नहीं है, नेचुरल जो इनका घर था वो नहीं है, जो इनका हैबिटेट था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है. तो बेचारे कैसे ज़िंदा रहेंगे. ठीक है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट टू कंजर्व आर बायोडाइवर्सिटी. तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट निकाले ताकि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व रहे, यानी कि ये जो स्पीशीज़ हैं वो कभी एक्सटिंक्ट ना हो. प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड इन 1973 to protect the declining population of the बंगाल टाइगर. सो बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएट किया ताकि टाइगर को हम प्रिजर्व करें, रिजर्व करें टाइगर के हैबिटेट्स को, और वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा पाएँ. द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट. तो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट एक स्टार्ट हुआ था 2022, मतलब रिसेंटली स्टार्ट हुआ है.
टू रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीता की पॉपुलेशन को रिस्टोर करने के लिए। सिमिलरली हैबिटेट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द प्रोटेक्टेड एरिया। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसका जो हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट है, उसको सबको प्रिजर्व कर दिया गया है, पूरे एरिया को प्रिजर्व कर दिया गया है। पूरे एरिया में अब कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है ताकि ये इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ सके। प्रोटेक्टेड एरिया इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। नाउ ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी कि सैक्रेड ग्रूव्स। सो ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं ना, कि जैसे तुमने देखा होगा जंगलों में पूजा करने का एक स्थल बना दिया गया है, यानी कि कुछ छोटा सा मंदिर है जहाँ पे जंगल में बना दिया गया है बहुत दूर जाके। तो अब क्या होता है ना कि हमें ये बताया जाता है कि वो हमारे देवी देवता का मंदिर है, उसके आसपास से कोई पेड़ नहीं काटना है, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हार्म नहीं करना है, यानी कि वहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स को हार्म नहीं करना है, वहाँ पे पाए जाने वाले प्लांट्स को, ट्रीज़ को, किसी को हमने हार्म नहीं करना है। तो ये भी एक तरीका है कि अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें हम, है ना। सो सैक्रेड ग्रूव्स आर अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि ऐसे पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, कुछ फॉरेस्ट के एरियाज जो कि अनडिस्टर्ब्ड हैं, जिनमें हम ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम है। देयर साइजेज में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू लार्ज, ठीक है, छोटे भी एरिया हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। सैक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड इन ऑल ओवर इंडिया, तो पूरे इंडिया में सैक्रेड ग्रूव्स पाए जाते हैं। मैं आपको एक सैक्रेड ग्रूव्स का एग्जांपल देती हूँ जो कि उत्तराखंड में है, उसका नाम है देवलसारी। तो देवलसारी एक टेम्पल है जहाँ पे टेम्पल के आसपास बहुत बड़ा और डेंस फॉरेस्ट है, जहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कोई हार्म नहीं कर सकता है, कोई वहाँ के एनिमल्स को, प्लांट्स को हार्म नहीं कर सकता, कोई वहाँ के नेचर को हार्म नहीं कर सकता है, ठीक है। दे आर होम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, तो दिस इज़ ट्रू। अगर सैक्रेड ग्रूव्स हमने बना दिया है तो वहाँ पे एनिमल्स ही रहेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स ही रहेंगे, इंक्लूडिंग न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट्स। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स उस एरिया में मिल सकते हैं। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी, ठीक है, जो वहाँ पे फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, वो इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है। एंड नो वन इज़ अलाउड टू हार्म एनिमल और कट ट्रीज देयर, ठीक है। दीज ग्रूव्स आर डिस्टर्ब द एरिया, मतलब उन ग्रूव्स में जाके कोई भी इंसान किसी भी एरिया को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। दिस वे सैक्रेड ग्रूव्स आर कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो सैक्रेड ग्रूव्स है वो एक टाइप ऑफ खजाना है हमारे लिए, क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी से रिच एरिया है जिसको कि हम प्रिजर्व कर रहे हैं, यानी कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फाइंड आउट अबाउट द सैक्रेड ग्रूव्स इन योर रीजन, तो हमारे रीजन में जो सैक्रेड ग्रूव्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, बट एक फेमस मैंने आपको बता दिया है देवलसारी। तो आप देवलसारी की वीडियोज़ भी देख सकते हो यूट्यूब में और उसकी फ़ोटोज़ भी देख सकते हो। वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर आवर प्लानट इज़ फुल ऑफ लाइफ, हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि हम इंश्योर करें, हम फ्यूचर में भी जान पाए कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी, हमारा जो प्लैनेट है वो फुल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि फुल ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी, फुल ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी है, जो कि वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, थ्राइव कर पा रहे हैं, जिंदा रह पा रहे हैं, पल बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। सो वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर आवर प्लैनेट इज़ फुल ऑफ लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव। अब देखो मैं तुम्हें एक बेसिक सी चीज़ बताती हूँ, जो हमारा नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, यानी कि जो हमारे नेचर में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स वैराइटीज़ के हैं, बहुत सारे एरियाज़ में पाए जाते हैं, और हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक ऐसी चीज़ है जो कि टोटली नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि अगर नेचर नहीं होगा, नेचर कुछ भी डिस्ट्रॉय होता है तो सबसे पहला जो हार्म आने वाला है वो ह्यूमन के ही ऊपर आने वाला है, क्योंकि अगर नेचर में हवा पॉल्यूट हो गई, यानी कि एयर पॉल्यूट होगी, तो हमारी ब्रीथिंग को सोचो कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। और हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं और नेचर को हार्म कर रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से जितने भी पॉसिबल वेज हो सके नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक्वायर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं, है ना, ताकि हमारा जो नेचर है वो बहुत टाइम के लिए बचा रहे। सो थैंक यू, दिस वॉज योर लास्ट वीडियो। अब हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।